गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज इस क्लास में क्लास 12 का एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कैसे करना है। पूरा वीडियो को ध्यान से आप लोग देखिएगा, अवश्य समझ में आएगा। पूरा जितना हम बता दे रहे हैं ऑफलाइन से ज़्यादा बेटर हम बता रहे हैं यहाँ पर यूट्यूब में आप लोगों को। बशर्ते आपको कंटिन्यू पूरा वीडियो वॉच करना है, स्किप कहीं नहीं करना है। और उसके बाद अगर समझ में ना आए तो कमेंट कीजिएगा आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है कि 5x + 2y = 4 और 7x + 3y = 5। इसको सॉल्व करना है, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। कि मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कैसे करेंगे, पहले सिस्टम को मैट्रिक्स मेथड में लिखना कैसे पड़ता है वो सीखेंगे हम। तो लिखते हैं द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी written as ax = b। ax बराबर b के रूप में लिखेंगे, जहां a क्या है आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, x क्या है वेरिएबल मैट्रिक्स है और b क्या है कांस्टेंट मैट्रिक्स है। यूँ कहें हिंदी में a आपका गुणांक आव्यूह है, x क्या है चर आव्यूह है और b क्या है आपका अचर आव्यूह है। तो a का मान क्या होगा देख लेते हैं। तो देखिए यहीं पर बहुत सब स्टूडेंट को भी समझने में यहाँ पे दिक्कत होता है। हम 0 लेवल से हीरो लेवल तक बताएंगे, बशर्ते आपको सावधानी पूर्वक वॉच करना है वीडियो को। तो x का कोफिशिएंट देखिए कितना है 5 और y का कोफिशिएंट इसमें कितना है 2 लिख लिए। फिर इसमें देखिए x का कोफिशिएंट कितना है 7 और y का कोफिशिएंट कितना है 3। फिर इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर देखें वेरिएबल क्या क्या है, इसमें चर क्या क्या है, तो चर यहाँ पर है x और y। तो इसको कॉलम मैट्रिक्स के रूप में लिख लिए और एंड b = इसको भी कॉलम मैट्रिक्स के रूप में लिख लिए। कॉलम मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें ओनली 1 कॉलम हो, जिसमें केवल एक स्तंभ हो, उसी को हम लोग स्तंभ आव्यूह कहते हैं। अब पहले चेक कर लेते हैं जो इस सिस्टम लिखे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। पिछले वीडियो में भी बताए थे आप लोगों को, और इसमें भी निकाल लेते हैं। कंसिस्टेंट होगा तो हल होगा, अदरवाइज हल नहीं होगा। कहने का मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब x और y का मान तभी निकलेगा जब समीकरण निकाय क्या होगा संगत होगा, यूँ कहें तो कंसिस्टेंट होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a का मान अगर यहाँ से देखें तो ये कितना 5273। इसको एवल्यूएट कीजिए, मान निकालिए इसका, तो 15 - 14 हो जाएगा। ऐसे कोना कोनी गुना कर दिए, फिर इसको इसके साथ, तो 1 डज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a का मान 0 के बराबर नहीं है, तो मैट्रिक्स क्या है नॉन सिंगुलर है। और नॉन सिंगुलर है तो कहने का मतलब A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ A डज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट, A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब A इनवर्स निकालते हैं कि A इनवर्स का मान कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम लोग। तो पहले इसका कोफैक्टर निकाल लेते हैं। कोफैक्टर निकालने के उपरांत हम लोग क्या करेंगे एडजॉइंट निकालेंगे, और एडजॉइंट निकालने के उपरांत हम लोग क्या करेंगे उसका इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है A इनवर्स = 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A × एडजॉइंट ऑफ A। वहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे x = A इनवर्स B, और वहाँ से x और y का मान निकाल लेंगे। तो पूरा प्रोसेस यही है, ध्यान से देखिए। हम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं।
नाउ A11 कहने का मतलब पहला रो और पहला कॉलम के एलिमेंट का हम लोग क्या कर रहे हैं, कोफैक्टर निकाल रहे हैं। तो कोफैक्टर निकालने का तरीका, इसको एलिमिनेट कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये दोनों का जोड़ क्या है, सम संख्या है, कहने का मतलब इवन है, इसलिए यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा। फिर इसी प्रकार A12 निकालिए। A12 यानी कोफैक्टर, जो यहाँ कैपिटल में A लिख रहे हैं वो किसको डिनोट कर रहा है, कोफैक्टर को डिनोट कर रहा है। किसका कोफैक्टर को डिनोट कर रहा है ये भी देख लीजिए। पहला जो यहाँ पर हम सफिक्स में लिखते हैं, सब स्क्रिप्ट में लिखते हैं, सब स्क्रिप्ट मतलब नीचे जो लिखते हैं 1 2 यानी पहला रो को डिनोट करता है, दूसरा कॉलम को डिनोट करता है। इतना तो पहले आप लोग जान ही रहे हैं। इसको और इसको एलिमिनेट कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। इसके बाद फिर A21 अगर यहाँ पर देखें तो फिर इसको और इसको एलिमिनेट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2। लेकिन यहाँ पर देखिए ये दोनों का जो सम था क्या था, ऑड था, इसलिए ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर ये दोनों का सम ऑड है यानी विषम है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। फिर ये कितना हो जाएगा, A22। तो A22 इसको और इसको एलिमिनेट कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ A निकालते हैं। विथ प्रोसेस हम बता रहे हैं कि एडजॉइंट ऑफ A कैसे प्राप्त करेंगे। तो एक्चुअली एडजॉइंट ऑफ A क्या है, ट्रांसपोज ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ A कहते हैं। कहने का मतलब जो कोफैक्टर का ट्रांसपोज यानी परिवर्त लेते हैं, एक मैट्रिक्स प्राप्त होता है, उस मैट्रिक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉइंट बोलते हैं, सखंडज बोलते हैं। तो A11 A12 A21 A22 का ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज में एक्चुअली करते क्या है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, दैट इज इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम, ये क्या कहलाता है, ट्रांसपोज कहलाता है। यानी पंक्ति और स्तंभ को आपस में परस्पर विनिमय कर दें तो एक आव्यूह प्राप्त होता है, उसी को हम लोग परिवर्त आव्यूह कहते हैं यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये आपका यहाँ पर ट्रांसपोज लीजिएगा तो जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दीजिए, A21 A22। तो अब मान पुट कर दीजिए किसका, कोफैक्टर जो निकाले हम यहाँ पर, 3 -7 -2 5। इसको हम डायरेक्ट मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन हम प्रोसेस से बता रहे हैं। जैसे 2/2 का यहाँ मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है, उसी प्रकार आगे अगर क्वेश्चन आएगा 3/3 का भी मैट्रिक्स रहेगा, तो ऐसे ही सॉल्व करना है, तरीका सेम रहेगा, सिर्फ अलग अलग ऑर्डर रहेगा। तो एडजॉइंट ऑफ A निकाल लिए। इसी प्रकार अब यहाँ पर अगर देखें तो इनवर्स कैसे निकालेंगे, वी नो डैट, नहीं भी जानते तो जानना पड़ता है, हम जानते हैं कि A इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, यही होता है। तो 1/1 क्यों, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ A का मान कितना निकाले हम लोग, 1 निकाले हैं। और एडजॉइंट तो अभी तरोताजा निकाले, इतने के बराबर हो गया। अब हम लोग क्या जानते हैं, इधर मिटा दिए। अब हम लोग also we know that, मैथ्स पूरा फार्मूला पे है, अगर फार्मूला आपको याद है, टेक्निक याद है तो कुछ नहीं है, एकदम सरल है। कुछ नहीं कहने का मतलब बहुत ही सरल है। x इक्वल टू A इनवर्स V होता है, A इनवर्स निकाले, ये आपका कितना निकल गया, 3 -2 5 और
बी आपका क्या है 4 5। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला रो को पहला कॉलम से, पहला पंक्ति को पहला स्तंभ से मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। तो 3 × 4 तो ये हो जाएगा 12, और -2 × 5 तो ये हो जाएगा -10। फिर ये कितना हो जाएगा -8 ये +25, यही होगा। अब यहाँ से कंपेयर कीजिए, यहाँ पे 2, ये आपका कितना हो जाएगा 17। देखिए -8 और प्लस, इन्वर्स में कहीं गड़बड़ी तो नहीं है, -2 नहीं है -7 है, इसलिए तो हम बोले कि कहीं गड़बड़ी तो लग रहा है। तो -7 है ये। तो 3 × 4 12 -20 ठीक है, -28 ये हो जाएगा आपका -3। इधर किसका मान निकाल रहे थे x y का। अब कंपेयर कर लीजिए तो x का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा आपका 2 निकलेगा, और y का मान कितना निकलेगा 3 निकलेगा। यही हो गया आपका आंसर। अब चेक कर सकते हैं कि हम जो आंसर निकाले वो सही है या गलत है। तो x का मान और y का मान यहाँ पर पुट कर दीजिए। अगर x का मान हम पुट करते हैं कितना 2, तो ये तो हो जाएगा 10, और इसको यहाँ पर पुट करते हैं तो ये -6 ये 4, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसको भी चेक कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड में, वहाँ भी सेटिस्फाई करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो आंसर निकाले वो क्या है, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए, समझ में नहीं आएगा तो फिर बोलिएगा कि सर बताए और हम लोगों को समझ में नहीं आया। हम गारंटी के साथ कहते हैं कि अगर ध्यान से देखिएगा वीडियो को एक बार 2 बार तो अवश्य समझ में आएगा। बहुत स्लो प्रोसेस बता रहे हैं, और इसके उपरांत भी अगर समझ में ना आवे इतना स्लो बताने के उपरांत, तो कमेंट कर सकते हैं कि किस जगह समझने में प्रॉब्लम हुआ, उसको फिर हम फिर से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 2x - y = -2, 3x + 4y = 3। अब जो यहाँ पर आपका इक्वेशन दिया है 2 वेरिएबल में दिया है और 2 इक्वेशन है, और ये भी बता देते हैं मैथमेटिकल कंसेप्ट क्या कहता है, गणितीय अवधारणा क्या कहती है कि जितना समीकरण होगा उतना चर होना चाहिए, जितना इक्वेशन होगा उतना वेरिएबल होगा, तभी तो सॉल्व होगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा। इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब जो वेरिएबल का मान है वो मान प्राप्त कर लें, वही क्या कहलाता है, सॉल्यूशन होता है। प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं कोई खास मेथड बोलते हैं, तो हम लोग यहाँ डिटर्मिनेंट मेथड, यूँ कहें तो मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax = b, वेयर ये क्या है आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। और कोफिशिएंट को कैसे लिखते हैं, जैसे x का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, ये कितना -1 3 4। वेरिएबल मैट्रिक्स क्या है x y, एंड एक कांस्टेंट मैट्रिक्स क्या है आपका -2 3 है इतना। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्राप्त कर लेते हैं हम लोग। सेम तरीका जो पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किए हैं, सेम तरीका इसमें भी अप्लाई करेंगे। सिर्फ ध्यान से वॉच करते रहिएगा वीडियो को। 2 - 1 3 4
ई हो जाएगा 8 + 3 = 11 डज नॉट इक्वल टू 0। सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। यू कहें तो ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तभी सॉल्यूशन हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। नो अब हम लोग क्या काम करना है, यहाँ पर कोफैक्टर का मान निकालना है कि कोफैक्टर क्या क्या होगा। तो A11 इसको गायब कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4। A12 इसको गायब कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, इसको और इसको गायब कीजिएगा तो इसको और इसको 3। 1 2 ये दोनों का जोड़ क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, ऑड है तो। और फिर A21 इसको और इसको गैप कीजिए तो -1 है, लेकिन दोनों का 2 1 3 जोड़ेंगे, विषम है, ऑड है, इसलिए -1 होता। -1 का निगेशन यानी नेगेटिव यूँ कहें -1 का तो वो क्या हो जाएगा, +1 होगा। और A22 ये कितने के बराबर हो जाएगा, A22 आपका इसको और इसको गैप कर दीजिए तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए एक्चुअली होता क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है। तो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज ले सकते हैं A11 A12 A21 और A22। इसका मान पुट कर दीजिए 4 - 3 और ये हो जाएगा 1 2। ये आपका क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अब हम लोग जानते हैं इनवर्स का फार्मूला। इनवर्स का फार्मूला क्या हो जाता है आपका, वी नो डैट ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 1/11। एंड एडजॉइंट ऑफ ए का मान हम लोग निकाले हैं, ये कितना निकाले, 4 - 3 1 2। Also we know that पुनः हम जानते हैं कि x इक्वल टू क्या हो जाता है, a इनवर्स b होता है। और a इनवर्स का मान एक्चुअली हम लोग कितना निकाल चुके हैं, 4 1 - 3 2। एंड मैट्रिक्स B का वैल्यू कितना के बराबर है, -2 3। तो यहाँ पर इसको अब सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 4 - 2 तो -8 + 3 ये हो जाएगा। और यहाँ फिर +6 और +6 ये तो 0 हो जा रहा है। ध्यान से एक बार और देख लेते हैं, -2 3 ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, -5/11 और माइनस तो 12 है तो ये हो जाएगा 12/11। तो यहाँ से अगर कंपेयर करें तो x का एक्चुअली y का मान प्राप्त हुआ है, तो x का मान हो जाएगा -5/11 और y का मान 12/11। तो इस प्रकार आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल वाला हम बताए x y। अब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि x y z अगर 3 वेरिएबल रहे तो 3 इक्वेशन दिया रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। यदि आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा तो थोड़ा सा टाइम निकाल के कमेंट बॉक्स में जाके अवश्य कमेंट कीजिएगा कि सर समझ गए। पूरा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।